हेलो एवरीवन, मेरा नाम हरमन है। आज हम जो हमने पिछले लेक्चर में कोफिशिएंट्स को कैसे निकालना ये पढ़ा था बेस्ड ऑन कंसोलिडेशन टेस्ट। आज हम ये पढ़ेंगे कि जो सीवी होता है कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन उसको कैसे निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ कंसोलिडेशन टेस्ट, जो हमने पिछले से पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। अब इस सीवी कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन को निकालने के लिए हमारे पास दो मेथड्स हैं। First is A Casagrande's logarithmic of time fitting method and second is Taylor's square root of time fitting method। अब जो ये दोनों मेथड्स हैं, A Casagrande's का logarithmic of time fitting method and Taylor's square root of time fitting method, ये जो दोनों मेथड्स हैं these are based on theoretical percentage U versus TV curves। जैसे जो ये वाला है एक ऐसे ग्रांडेज लॉगरिथमिक ऑफ टाइम फिटिंग मेथड वाले मेथड की अगर मैं बात करूं, इसमें हम क्या करते हैं कि एक हमारे पास जो थियोरेटिकल परसेंटेज यू का ग्राफ है, दिस इज परसेंटेज यू, इसमें परसेंटेज यू की रीडिंग्स नीचे की तरफ इंक्रीज हो रही हैं। मतलब ऊपर होगा 0, फिर 25, फिर धीरे धीरे 30, 35, 40, 50 एंड एंड में यहां पर 100 की रीडिंग होगी। ठीक है, और ऐसे हमने रीडिंग वैसे क्यों बनाई हुई है, क्योंकि जैसे जैसे नीचे सेटल करेगा हमारा सॉइल, तो जैसे जैसे नीचे जा रहा है वैसे वैसे उसका परसेंटेज यू बढ़ रहा है। ठीक है, इसलिए हमने ऐसे परसेंटेज यू को एज वी गो डाउन द लाइन परसेंटेज यू की वैल्यू बढ़ रही है। ठीक है, मतलब हमने इस तरह से जो कॉमन जियो टेक्निकल की बुक्स है हमारी, उसमें इसीलिए जो नीचे की तरफ परसेंटेज यू है वो बढ़ता है। और इधर जो एक्स एक्सिस है, इधर ए कैसेग्रांडेज लॉगरिथमिक ऑफ टाइम फिटिंग मेथड में, लॉगरिथमिक ऑफ टाइम फिटिंग मेथड में लॉग टीवी है एक्स एक्सिस पे। ठीक है, इसीलिए इसका नाम लॉगरिथमिक ऑफ टाइम फिटिंग मेथड है। ठीक है, तो हालांकि जो हमारा एक्चुअल मेथड है उसमें यहाँ पे लॉग टीवी नहीं कुछ और होता है, वो हम डिस्कस करेंगे। पर कहने का ये मतलब है कि एक ऐसे ग्रांडे ने परसेंटेज यू वर्सेस लॉग टीवी का जो थियोरेटिकल ग्राफ है उसको ऑब्जर्व किया। उसको जब ऑब्जर्व किया तो ये देखा गया कि ये ग्राफ कुछ इस तरीके का होता है, समवट लाइक दिस, कुछ इस तरीके का ये ग्राफ होता है। ठीक है, इसमें अगर हम दो टेंजेंट्स बनाएं, जैसे एक यहां पर मैं टेंजेंट बना दूं, राइट, और यहां से जो इन्फिनिटी पर ये बन रहा होगा, तो ये एक एसिम्पटोट, एक्स एक्सिस विल बी एन एसिम्पटोट टू दिस कर्व। एक्चुअल में ये कर्व कभी भी एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। मैंने एक आइडियल सिचुएशन बनाई है जिसमें मैंने इंटरसेक्ट करती हुई दिखा दी। एक्चुअल में ये एक्स एक्सिस से थोड़ा सा ऊपर रहेगी। जैसे जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हम पढ़ते हैं ना एक्स वाई इक्वल टू 1 वाला, उसमें फर्स्ट जो क्वाड्रेंट होता है उसमें ऐसी कर्व बनती है, उसमें एक्स एक्सिस इज एसिम्पटोट टू दैट कर्व, टू दैट हाइपरबोला। ठीक है, इसी तरह इसमें भी ये कर्व बिल्कुल टच नहीं करेगी, थोड़ी सी ऊपर रहेगी। जो ये डिफरेंस है ये जैसे जैसे इन्फिनिटी की तरफ हम जाएंगे वैसे वैसे कम होता जाएगा। और थ्योरेटिकली हम कह सकते हैं दैट एट इन्फिनिटी आर कर्व एंड दिस एक्स एक्सिस विल मीट। ठीक है, मैंने आइडियल सिचुएशन बनाते हुए इसको यहाँ पे ऐसे मीट करवा दिया, आइडियल बनाया है, एक्चुअल में नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर आप एक बीच में स्ट्रेट पोर्शन आ रहा है उससे टेंजेंट बनाओ, और यहां पर जो एक स्ट्रेट पोर्शन है उससे आप टेंजेंट बनाओ, तो दीज विल इंटरसेक्ट एट परसेंटेज यू इक्वल टू 100%। ठीक है, ये दोनों जब आपस में इंटरसेक्ट करते हैं तो इस पॉइंट को हम बोल देते हैं दैट दिस इज द पॉइंट कॉरस्पॉन्डिंग टू परसेंटेज यू इक्वल टू 100%। तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी टाइम है, टीवी इज व्हाट, टीवी इज रिप्रेजेंटिंग टाइम। ठीक है, तो उसको हम फिर देख लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम, मतलब ये थ्योरेटिकल ऑब्जर्वेशन है हमारी। ठीक है, जो थ्योरेटिकल हमारे पास इक्वेशन है ना, टीवी इज इक्वल टू पाई बाय 4 यू स्क्वायर
for percentage u less than equal to 60% and 1.781 minus 0.933 log of 100 minus percentage u, ये जो हमने इक्वेशन पढ़ी थी for percentage u greater than 60%। इन इक्वेशंस और tv is equal to cvt by d square, ये जो हमारे पास इक्वेशंस हैं इनको थियोरेटिकली जब हमने एज ए ग्राफ प्लॉट किया परसेंटेज यू का लॉग टीवी के साथ तब ऐसा कुछ ग्राफ बना है। ठीक है, जब टेलर स्क्वायर रूट ऑफ टाइम फिटिंग मेथड में क्या होता है, हम थियोरेटिकल परसेंटेज यू का ग्राफ बनाते हैं, दिस इज परसेंटेज यू। ठीक है, ऑफ कोर्स जैसे इसमें था वैसे इसमें भी जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं वैसे वैसे परसेंटेज यू की वैल्यू बढ़ रही है। ठीक है, एक्स एक्सिस में यहां पे टेलर्स स्क्वायर रूट ऑफ टाइम फिटिंग मेथड, स्क्वायर रूट ऑफ टाइम, तो यहां पे रूट टी होता है। तो जब हमने परसेंटेज यू वर्सेस रूट टी का ग्राफ देखा तो वो कुछ इस तरीके का ग्राफ सामने निकल के आया हमारे पास। ठीक है, तो जो ये परसेंटेज यू वर्सेस लॉग टीवी एक ऐसे ग्रांट इज लॉगरिथमिक ऑफ टाइम फिटिंग मेथड में, और परसेंटेज यू वर्सेस रूट टी का ग्राफ इन टेलर स्क्वायर रूट ऑफ टाइम फिटिंग मेथड में, इन जो थ्योरेटिकल ग्राफ्स हैं इनको ऑब्जर्व किया एक ऐसे ग्रांडे और टेलर ने, और अपने मेथड्स दिए टू डिटरमिन सीवी कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन, इसको डिटरमिन करने के लिए। अब जो टेलर स्क्वायर रूट ऑफ टाइम फिटिंग मेथड, जो ये वाला मेथड है, ये मैंने जो मेरी आईईएस मेंस के न्यूमेरिकल्स की मैंने एक सीरीज लाई थी उसमें मैंने ये वाला मेथड इन डिटेल डिस्कस किया है, और इस मेथड के ऊपर जो आईईएस मेंस में न्यूमेरिकल आया था उसको भी डिस्कस किया है। तो इस वाले मेथड को और इसके कॉरस्पॉन्डिंग न्यूमेरिकल को जो मैंने वहां पे डिस्कस किया हुआ है उसका मैं आपको नीचे लिंक, इस वीडियो के नीचे, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मैं उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। उसका लिंक प्रोवाइड करके एंड देन यू कैन सी दैट वीडियो टू, मतलब कैसे हम इस टेलर स्क्वायर रूट ऑफ टाइम फिटिंग मेथड से सीवी कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन को डिटरमिन करते हैं। ठीक है, यहां पर अब हम डिस्कस करेंगे इस क्लास में एक ऐसे ग्रांडे का लॉगरिथमिक ऑफ टाइम फिटिंग मेथड। ठीक है, तो ये तो जैसे कि मैंने आपको बताया मैंने वहां पर डिस्कस किया ही है। अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में हम देखते हैं, और पूरी डिटेल में ही देखते हैं, बल्कि इसको मैं फिर अभी रब कर देता हूं। इसका लिंक इस वीडियो के नीचे मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, आप वहां से इस टेलर स्क्वायर रूट ऑफ टाइम फिटिंग मेथड को डिटेल में देख सकते हैं। नाउ यहां पर अब आप देखिए कि जो ये एक ऐसे ग्रांडे लॉगरिथमिक और टाइम फिटिंग मेथड था उसमें जो परसेंटेज यू वर्सेस लॉग टीवी का ग्राफ था उसको ऑब्जर्व करने के बाद जो ये एक ऐसे ग्रांडे थे इन्होंने ग्राफ बनाया डायल गेज रीडिंग जो कि सेटलमेंट को दर्शा रही है वर्सेस लॉग टी का, यहाँ पे टीवी है ना, टीवी टाइम फैक्टर, उन्होंने बनाया लॉग टी टाइम, लॉग टी का ग्राफ बनाया। किसका, देखिए यहां पर उन्होंने जो ग्राफ बनाया, दिस वाज द ग्राफ मेड बाय हिम। उन्होंने डायल गेज रीडिंग, इसको मैं थोड़ा इधर शिफ्ट कर देता हूं सो दैट क्लियरली हम चीजें लिख पाए। डायल गेज रीडिंग किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है, डायल गेज रीडिंग पहले मैं आपको ये इक्वेशन से थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूं कि उन्होंने जो ग्राफ बनाया इसको देख के वो वाला ग्राफ कैसे सोचा, फिर उस ग्राफ पे भी हम आ जाएंगे। देखिए परसेंटेज यू, लेट मी राइट इट विद ब्लैक पेन, परसेंटेज यू, दिस इज व्हाट, डेल्टा एच बाय डेल्टा एच, डेल्टा एच बाय डेल्टा स्मॉल एच बाय डेल्टा कैपिटल एच। जो ये डेल्टा कैपिटल एच है दिस इज रिप्रेजेंटिंग अल्टीमेट कंसोलिडेशन सेटलमेंट, कि फाइनली टोटल सेटलमेंट अंडर दिस स्टैटिक लोड फॉर सैचुरेटेड क्ले जो कि जिसके ऊपर हमने रखा हुआ है उसकी वजह से डेल्टा एच टोटल कंसोलिडेशन सेटलमेंट कितनी होगी, दिस इज डेल्टा एच। तो डेल्टा एच ये तो कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, डेल्टा एच वेरी करता रहता है टाइम के साथ, धीरे धीरे टाइम के साथ सेटलमेंट होती रहती है, वैसे ही धीरे धीरे परसेंटेज यू बढ़ता रहता है।
ठीक है, धीरे धीरे डेल्टा एच बढ़ता है और सिमिलरली परसेंटेज यू ये भी बढ़ता है। अब यहां पर परसेंटेज यू को दर्शाया गया है, जो कि हमने जो थ्योरेटिकल कर्व करी उसमें हमने परसेंटेज यू की बात करी है। तो परसेंटेज यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस डेल्टा एच। तो इसलिए एक ऐसे ग्रांडे ने यहां पर परसेंटेज यू को ना लेते हुए डायल गेज रीडिंग जो कि सेटलमेंट को दर्शा रही है उसका इस्तेमाल किया है। तो इसलिए यहां पर हम परसेंट, क्योंकि है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सिर्फ मैग्नीट्यूड का फर्क पड़ेगा, जो चीज इतनी है वो इतनी हो जाएगी। ठीक है, मतलब वो जो जैसे हमारा देश है उसका नक्शा बनाया हुआ है, ठीक है, एक्चुअल में तो देश बहुत बड़ा है पर उसका एक पेपर के ऊपर नक्शा बनाया हुआ है, इतनी बड़ी चीज को एक पेपर के ऊपर रिप्रेजेंट कर दिया। वैसे ही यहां पर बस स्केल का फर्क है, वाई एक्सिस पे हम परसेंटेज यू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या ये डेल्टा एच ये वाला इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसमें बस स्केल का फर्क है ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्योंकि ये डेल्टा एच दिस इज कांस्टेंट। ठीक है, इसलिए यहां पर डेल्टा एच को लिया हुआ है। नाउ यहां पर जो मैंने आपको बताया लॉग टीवी की जगह लिया हुआ लॉग टी, जो कि टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो भी ले सकते हैं। क्यों? देखिए टीवी क्या होता है, सीवी टी बाई डी स्क्वेयर। अब सीवी दिस इज फॉर सॉइल, कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन फॉर सॉइल, दिस इज कांस्टेंट। डी लेंथ ऑफ ड्रेनेज पाथ, दिस इज कांस्टेंट। मतलब टीवी टाइम फैक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो मतलब यहां पर मैं लॉग टीवी लिखूं या लॉग टी लिखूं, ठीक है ना, जो यहां पर लॉग टीवी लिखा हुआ है इसकी जगह अगर मैं लॉग टी लिख देता हूं देन आल्सो इट्स फाइन, फिर भी ठीक है। बस फैक्टर या स्केल का फर्क है। जैसे इंडिया का मैप हमने एक पेपर पे बना दिया, इतने बड़े इंडिया को एक पेपर पे हमने बना दिया, वैसे यहां पर लॉग टीवी को हमने लॉग टी से रिप्रेजेंट कर दिया। वैसे हमने यहां पे परसेंटेज यू को डायल गेज रीडिंग जो कि डेल्टा एच को रिप्रेजेंट कर रही है उससे रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, इसी तरीके से फिर एक ऐसे ग्रांडे ने अपना जो मेथड है उसको दिया। अब आपको ये तो समझ लग गया कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे क्या आएगा और क्यों आएगा, ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब वैसे इतनी डेप्थ तक एक्सप्लेनेशन किसी बुक में भी गिवन नहीं होती, तो मैं क्यों दे रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपके जो कंसेप्ट्स हैं जो बेसिक्स हैं वो पूरे क्लियर हो जाए। ठीक है, उसमें इतनी सी भी गुंजाइश ना बचे। नाउ ये ऑफ कोर्स किसकी रीडिंग है, डायल गेज रीडिंग। डायल गेज रीडिंग इसको रिप्रेजेंट किया हुआ है इन mm, इसको रिप्रेजेंट किया हुआ है, दिस इज ऑफ कोर्स इंक्रीजिंग अपवर्ड। ठीक है, क्योंकि जब हम टेस्ट करते हैं तो डायल गेज को एक मतलब उसकी ऑलरेडी रीडिंग इंक्रीज करके रख देते हैं, जिन्होंने टेस्ट किया उनको पता है, पहले इंक्रीज कर देते हैं, जैसे जैसे सेटलमेंट होती रहती है वैसे वैसे डायल गेज की रीडिंग कम होती रहती है। ठीक है, तो डायल गेज की रीडिंग हमने ऐसे ऊपर डायल गेज की रीडिंग मतलब बढ़ रही है, तो ये इसी चीज को सिमुलेट करेगा कि जैसे जैसे हमारा सॉइल नीचे बैठ रहा है वैसे वैसे जैसे जैसे डेल्टा एच बढ़ रहा है वैसे वैसे डायल गेज की रीडिंग फिर कम होगी। ठीक है, क्योंकि हमने पहले बढ़ा के रखी हुई है। अगर ऊपर हमारा सॉइल उठता तो डायल गेज की रीडिंग इंक्रीज होती, अब नीचे बैठ रहा है इसलिए डायल गेज की रीडिंग जो है वो कम होती है। दिस इज मतलब ये जो लेबोरेटरी में हम जो टेस्ट करते हैं कंसोलिडेशन का, दिस इज बेस्ड ऑन सिंपली दैट कंसेप्ट। तो यहां पर ऐसे डायल गेज की रीडिंग इंक्रीज हो रही है इस डायरेक्शन में। यहां पर हमने लॉग टी जो कि टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको मैं दोबारा लिख देता हूं, लॉग टी इसको रिप्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है, तो एक ऐसे गारंटी ने ऑब्जर्व करा कि जो ये थियोरेटिकल कर्व थी परसेंटेज यू वर्सेस लॉग टीवी की, इसको जब हमने प्रैक्टिकल डायल गेज रीडिंग वर्सेस लॉग टी, टी हियर इज इन मिनट्स, टी जो यहां पर टी है दिस इज इन मिनट्स। आपको ध्यान रहा होगा कि जब हमने लिखा था कि इतनी इतनी इंटरवल पे हम रीडिंग लेते हैं
तो t इन दैट केस वाज इन मिनट्स। तो यहां पर भी जो प्रैक्टिकल जो एक बनी है कर्व, दैट वाज आल्सो समथिंग लाइक दिस। जो थियोरेटिकल परसेंटेज यू वर्सेस लॉग टीवी का ग्राफ बना है, वैसा ही सिमिलर ग्राफ डायल गेज रीडिंग वर्सेस लॉग टी का बना। तो उससे एक ऐसे ग्रांटे ने अपना एक मेथड दिया कि कैसे हम सीवी कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन को डिटरमिन कर सकते हैं, थियोरेटिकल ग्राफ को प्रैक्टिकल ग्राफ के साथ कंपेयर करना, और जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस थे उनको थोड़ा सा चेंज कर दिया अकॉर्डिंगली, और फिर अपना एक मेथड दिया। कौन सा मेथड था, अब उसको देखते हैं। लेट्स सी दैट मेथड। देखिए यहां पर, नाउ आई शुड प्रोबेबली रब दिस ऑल्सो। क्योंकि अब हम जो बात कर रहे हैं दैट इज ऑफ कोर्स रिलेटेड टू एक ऐसे ग्रांडे, तो इसलिए आई कैन रब दिस ऑल्सो। नो, अब मैं एक्चुअल ग्राफ बनाता हूं और आपको समझाता हूं कि कैसे उन्होंने अपना जो मेथड है वो दिया। यहां पर ऑफ कोर्स डायल गेज रीडिंग थी, ठीक है। डायल गेज रीडिंग इन mm इज रिप्रेजेंटेड हेयर, ठीक है। इंक्रीजेज इन दिस डायरेक्शन, उसका रीजन मैंने आपको बता दिया। हेयर x-axis is of course representing log t, log t, t is in minutes, ठीक है, t is in minutes। now अब जो प्रैक्टिकल ग्राफ बना वो बिल्कुल थ्योरेटिकल ग्राफ तो नहीं था, पर उसके जैसा बना। उसके जैसा जो बना वो कुछ इस तरीके का था, somewhat like this। somewhat like this, कुछ इस तरीके का। तो जो ये कुछ इस तरीके का ग्राफ बना, उससे फिर एक ऐसे ग्रांडे ने अपना मेथड कैसे दिया, आइए उसको देखते हैं। तो जैसे हमने थ्योरेटिकल परसेंटेज यू वर्सेस लॉग टीवी वाले ग्राफ में देखा था कि आप दो टेंजेंट्स बना दीजिए, जो बीच वाला स्ट्रेट पोर्शन है उससे, और जो एंड में एसिम्पटोट है उससे आप बना दें, तो आपको परसेंटेज यू इक्वल टू 100% वाला पॉइंट मिल जाता है। तो इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए एक ऐसे ग्रांटे ने थ्योरेटिकल को जब प्रैक्टिकल में ऑब्जर्व करा, तो देखा कि जो बीच वाला स्ट्रेट पोर्शन है उसको एक्सटेंड करा, और जो ये एंड वाला पोर्शन था इसकी भी, इसमें भी जो थोड़ा सा स्ट्रेट पोर्शन था उसको एक्सटेंड करा, और इनके जो इंटरसेक्शन थे इनकी, उस पॉइंट को नोट कर लिया। वहां पे उन दोनों की इंटरसेक्शन परसेंटेज यू इक्वल टू 100% को डिनोट कर रही थी। इसीलिए यहां पर भी एक ऐसे ग्रांडे ने ये सजेस्ट करा कि इन दोनों टेंजेंट्स, जो ये मिड वाला है इधर से जो जा रहा है, और जो एंड में है उधर से आप दो स्ट्रेट लाइंस एक्सटेंड कर दें, तो इनके इंटरसेक्शन पे जो पॉइंट आएगा, इस पॉइंट को हम डिनोट करेंगे। ये मेरे से बाय चांस थोड़ा सा ऊपर की साइड बन गया, नहीं तो ये नीचे की साइड बनता होता है, राइट, बट इट्स ओके। नो, दिस इज रिप्रेजेंटिंग परसेंटेज यू इक्वल टू 100%। दिस इज डिनोटिंग 100% कंसोलिडेशन, प्राइमरी कंसोलिडेशन, ठीक है, उसी की ही हम बात कर रहे हैं। ये पॉइंट आपके पास आ गया 100% कंसोलिडेशन का। तो अब 100% कंसोलिडेशन का पॉइंट तो आपके पास आ गया। जो एक ऐसे ग्रांडे ने अपना फोकस किया था वो करा था कॉरस्पॉन्डिंग टू 50% कंसोलिडेशन। क्यों? क्योंकि 100% कंसोलिडेशन वाला पॉइंट तो आ गया। अब उन्होंने सोचा किसी ना किसी तरीके मेरे को आइडिया मिल जाए थ्रू वेरियस स्टडीज कि 0% कंसोलिडेशन वाला पॉइंट कहां पे होगा,
तो मुझको उनके मिड पॉइंट पे ही तो जाना है, फिर मेरे को 50% कंसोलिडेशन मिल जाएगी। तो इसलिए उन्होंने ये दिमाग लगाया और डिफरेंट डिफरेंट जो टेस्ट से उनको ऑब्जर्व करा, तो फिर उन्होंने ये देखा कि 0% कंसोलिडेशन वाला पॉइंट मैं कैसे निकाल सकता हूँ। तो वहां से फिर उन्होंने ये देखा कि अच्छा, अगर हम ऐसे करें ना कि जो शुरुआत वाला पोर्शन होता है, शुरुआत वाला यहाँ पे जो पोर्शन है, यहाँ पे जो लॉग टीवी वाला है, यहाँ पे आप 2 पॉइंट ले लीजिए। किस तरीके से? कुछ इस तरीके से कि लेट्स से यहाँ पर 0.25, लेट्स से 0.25 सेकंड्स, ठीक है, 0.25 सेकंड्स एंड 1 मिनट, ऐसे ले लीजिए आप, ठीक है। कहने का ये मतलब था कि जो ये वाला पॉइंट है ना, जैसे मैंने ले लिया 0.25 सेकंड्स और 1 मिनट, आप ले सकते हो 0.5 सेकंड्स और 2 मिनट्स, मतलब 4 टाइम्स करना है। जैसे ये वाला T1 है, ठीक है, एक्चुअल में ये T1 नहीं होगा, दिस विल बी log ऑफ T1, क्योंकि एक्स एक्सिस इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट, log T। पर मैं आसानी, ये चीजें मिक्स ना हो जाए, इंटरमिक्स ना हो जाए, इसलिए यहां पर सिर्फ T1 लिख रहा हूं। एक्चुअल में दिस विल बी log ऑफ T1। तो आप 2 टाइम ले लीजिए T1 और T2, सच दैट T2 इज इक्वल टू 4 टाइम्स T1। log T2 log 4 टाइम log 4 T1 के इक्वल हो, ऑफ कोर्स इट विल बी इक्वल। पर कहने का ये मतलब है कि log की बात नहीं मैं कर रहा यहाँ पे, कि आप यहाँ पे ऐसे कहने लग जाए दैट log T2 इज इक्वल टू 4 log T1। नो, उसकी मैं बात नहीं कर रहा कि यहाँ पे जो T1 है इसका आपको 4 टाइम्स लेना है फिर आप उस एक्स एक्सिस पे जाओगे, नहीं, आपको 2 टाइम लेने हैं, सच दैट द अदर टाइम इज 4 टाइम्स ऑफ द इनिशियल टाइम। जैसे यहां पे तो इट विल बी ऑफ कोर्स जो भी लॉग लेके आएगा वो एक्स एक्सिस पे आपको पता लग जाएगा। जैसे मैं आपको बता रहा हूं 0.25 सेकंड्स और 1 मिनट, या 0.25 मिनट, 0.25 मिनट एंड 1 मिनट, 0.5 मिनट एंड 2 मिनट, ठीक है। ऐसे आपको जो इनिशियल पार्ट है उस पर 2 पॉइंट्स लेने हैं, सच दैट T2 इज इक्वल टू 4 टाइम्स T1। तो यहां पर आपके पास log T1 का पॉइंट आ जाएगा, यहां पर आपके पास log T2 का पॉइंट आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, जो ये T1 और T2 है ना, इनके बीच में आपको देखना है, सी हियर, इनके बीच में जो ये आ रही है, मान लीजिए दिस इज एनीथिंग, लेट्स से y1, ठीक है, कुछ भी एज्यूम कर सकता हूं मैं, आसानी के लिए y1 एज्यूम कर रहा हूं, और z, लेट्स से z। तो अगर ये z आ गया इन दोनों पॉइंट्स के बीच में इस y एक्सिस के ऊपर, तो आपको z और ऊपर चले जाना है, राइट। अब ये आपके पास आ गया 0% कंसोलिडेशन का पॉइंट, दिस इज योर 0% कंसोलिडेशन का पॉइंट। ये उन्होंने अपना तरीका दिया बेस्ड ऑन जो उन्होंने काफी टेस्ट किए होंगे, ठीक है, उनके स्टूडेंट्स ने काफी टेस्ट किए होंगे, तो उसके बेस के ऊपर उन्होंने अपना एक मेथड दिया कि 2 पॉइंट सेलेक्ट कर लीजिए T1 और T2, शायद T2 इज इक्वल टू 44 टाइम्स T1। अब इन दोनों के बीच में जो y का डिफरेंस है, y ऑर्डिनेट का, तो लेट्स से दिस इज z। तो यहां पर जो T1 आपने सेलेक्ट किया था उसके z और आपने ऊपर जाना है, सो दिस विल कॉरस्पॉन्डिंग टू 0% प्राइमरी कंसोलिडेशन, ठीक है। तो 0% प्राइमरी कंसोलिडेशन आ गया, यहाँ आपके पास 100% प्राइमरी कंसोलिडेशन आ गया। तो डेफिनेटली 100% प्राइमरी कंसोलिडेशन के बाद अगर जो भी सेटलमेंट हो रही है दैट इज कॉरस्पॉन्डिंग टू सेकेंडरी कंसोलिडेशन। आपको याद होगा मैंने कहा था कि आपको तब तक लोडिंग करनी है जब तक पूरे का पूरा पोर वाटर प्रेशर निकलना बंद ना हो जाए, ठीक है। और ये टाइम पीरियड चाहे बंद हो भी गया, देन ऑल्सो जनरली दिस टाइम पीरियड, मतलब जो हम बिफोर एनी स्ट्रेस इंक्रीमेंट, जो हम कोई भी ऊपर लोड लगाते हैं उससे पहले, दैट इज टेकन टू बी 24 आवर्स, ठीक है। तो मान लीजिए आफ्टर 18 आवर्स मेरा पोर वाटर प्रेशर जितना निकलना था वो निकल गया, मतलब आफ्टर 18 आवर्स मेरी प्राइमरी कंसोलिडेशन कंप्लीट हो गई। तो जो बाकी के 6 आवर्स हैं
उनमें क्या होगा, उनमें सेकेंडरी कंसोलिडेशन हो रही होगी, बिकॉज आई एम इंक्रीमेंटिंग द स्ट्रेस आफ्टर 24 आवर्स। ठीक है, तो 24 आवर्स के बाद मैं स्ट्रेस इंक्रीमेंट कर रहा हूं, बट लेट्स से प्राइमरी कंसोलिडेशन जो पोर वाटर प्रेशर निकलना बंद हो गया, दैट वाज आफ्टर 18 आवर्स। तो उन 6 आवर्स के दौरान क्या हुआ होगा, सेकेंडरी कंसोलिडेशन हुई होगी। तो क्योंकि सेकेंडरी कंसोलिडेशन डेफिनेटली हो सकती है, इसलिए कैसे ग्रांटे ने सजेस्ट किया कि जो ये परसेंटेज इक्वल टू 100% आ गया, इसके बाद जो भी सेटलमेंट हो रही होगी, दिस इज कॉरस्पॉन्डिंग टू सेकेंडरी कंसोलिडेशन। This is secondary consolidation. After this 100%, this is secondary consolidation. अब इसके ऊपर हमारी कोई कर्व नहीं है परसेंटेज इक्वल टू 0% के ऊपर, पर अगर मान लीजिए कर्व होती, देन दिस एरिया, बिकॉज जो ये हमने कर्व बनाई है, दिस इज एक्सपेरिमेंटल कर्व, और ये मतलब एक अप्रोक्सीमेट कर्व है। एक्चुअल में ऐसी हो भी सकती है या इससे थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती है। एक्चुअल में ये भी हो सकता है कि 0% के ऊपर भी आपकी कुछ कर्व हो रही हो, और जो 0% के ऊपर अगर आपकी कोई कर्व है, तो एक ऐसे ग्रांटे ने सजेस्ट किया कि आप उसको इनिशियल कंप्रेशन मान के चलोगे, इनिशियल कंप्रेशन और कंपैक्शन, राइट। इसको हम इनिशियल कंसोलिडेशन का भी हमने नाम दिया था, जो मैंने आपका पार्ट 1 कंसोलिडेशन का कराया था, उसमें हमने इसको इनिशियल कंसोलिडेशन का भी नाम दिया था। जनरली दिस इज नोन एज इनिशियल कंप्रेशन। तो एक ऐसे ग्रांटर ने सजेस्ट किया कि 0% के ऊपर आपकी कोई अगर कर्व है, दैट इज इनिशियल कंप्रेशन और इनिशियल कंसोलिडेशन। जो 100% के बाद है, दैट इज सेकेंडरी कंसोलिडेशन। क्योंकि अगर हमने जो 2 पॉइंट्स मार्क कर ही दिए, 0% एंड 100%, देन डेफिनेटली 0% से पहले क्या हुई होगी, इनिशियल कंप्रेशन। 100% के बाद क्या होगा, सेकेंडरी कंसोलिडेशन। और इस 0 एंड 100% के बीच में जो भी है, दिस इज आवर प्राइमरी कंसोलिडेशन। इसकी हम बात कर रहे हैं, इससे हमारा मेन कंसर्न है। दिस इज आवर प्राइमरी कंसोलिडेशन, जो इस 0 और 100% के बीच में है। दिस इज प्राइमरी कंसोलिडेशन, दिस इज प्राइमरी कंसोलिडेशन, राइट। तो अब आपको पता चल गया कि प्राइमरी कंसोलिडेशन कौन सी है। अब 0% प्लॉट हो गया, 100% प्लॉट हो गया, तो डेफिनेटली इनका मिड आपको देखना कि कहां पे है। इनका मिड आपने देख लिया, लेट्स से यहां पर है, स्केल से बस मिड ही देखना है आपको, ठीक है। स्केल से लेट्स से दिस इज 10 सेंटीमीटर, तो यहां से दोनों साइड से 5 सेंटीमीटर पे आ जाएगा। स्केल से मिड देखना आपको। तो जो बस अब मिड प्लॉट करना है, दिस मिड विल कॉरस्पॉन्ड टू परसेंटेज यू इक्वल टू 50%। तो परसेंटेज यू इक्वल टू 50% का y कोऑर्डिनेट आपको पता चल गया, तो डेफिनेटली यहां से आप x कोऑर्डिनेट तो पता कर ही सकते हो। आपने इस वाले जो यहां पर पॉइंट है, इसको एक्सटेंड किया कर्व के ऊपर, और यहां पे आपने जो भी कर्व का ये वाला पॉइंट कॉरस्पॉन्ड कर रहा था, उससे आपने देख लिया था कि इसका x एक्सिस क्या है। दिस इज ऑफ कोर्स log ऑफ t50, ठीक है। दिस विल कम आउट टू बी, जो यहां पर पॉइंट आएगा, दिस विल कॉरस्पॉन्ड टू log ऑफ t50। t50 मतलब टाइम कॉरस्पॉन्डिंग टू 50% कंसोलिडेशन सेटलमेंट, राइट। तो log t50 आ गया आपके पास, एंटी लॉग ले लेना, एंटी लॉग मतलब 10 raised to the power, तो एंटी लॉग ले लेना, एंटी लॉग लेके आपके पास ये t50 आ जाएगा। टाइम रिक्वायर्ड फॉर 50% कंसोलिडेशन, वो आपके पास निकल के आ जाएगा। तो वो जब आपके पास आ गया, देन यू कैन इजीली कैलकुलेट कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन। वो कैसे, देखिए वो भी देखते हैं। अब आपका काम बहुत ही आसान हो गया जब आपके पास t50 आ गया, राइट। ये जो एक ऐसे ग्रांटेज लॉगरिथमिक ऑफ टाइम फिटिंग मेथड है, दिस फोकसेस ऑन 50% कंसोलिडेशन। जो टेलर स्क्वायर रूट ऑफ टाइम फिटिंग मेथड था, वो 90% प्राइमरी कंसोलिडेशन के पॉइंट के ऊपर फोकस करता है। दिस फोकसेस ऑन 50% प्राइमरी कंसोलिडेशन।
वो आपको समझ लग ही गया होगा। टेलर स्क्वायर रूट ऑफ टाइम फिटिंग मेथड, जैसे कि मैंने आपको बताया, नीचे मैं लिंक प्रोवाइड करूंगा। एक जो सीरीज मैंने ली थी आईईएस मेंस के न्यूमेरिकल्स की, उसमें मैंने ये अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। नो देखिए, टीवी इक्वल टू सीवीटी बाई डी स्क्वायर, ये हमारे पास इक्वेशन होती है। कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन सीवी, ये हमको डिटरमिन करना है। टी हमने डिटरमिन कर लिया। डी लेंथ ऑफ ड्रेनेज पाथ विल बी इक्वल टू एच नॉट बाई टू। एच नॉट हमारा बॉक्स है, हमने उसके अंदर रखा है अपना सैंपल। वी कैन नो, वी डू नो व्हाट इज थिकनेस ऑफ द सैंपल, वी विल डू इट्स हाफ। डी विल बी इक्वल टू एच नॉट बाई टू, क्योंकि टू वे ड्रेनेज हो रही होती है जो हम लैब में टेस्ट करते हैं उसमें, ये मैंने आपको बताया था। टॉप और बॉटम दोनों पे पोरस डिस्क रखी होती है, तो डी विल बी इक्वल टू एच नॉट बाई टू। डी इज ऑल्सो नोन टू अस। टीवी रह गया, वो भी पता है। क्यों? क्योंकि यहां पे जो ये टी है, दिस इज कॉरस्पॉन्डिंग टू 50% प्राइमरी कंसोलिडेशन, टी 50। तो टीवी वी कैन कैलकुलेट, क्योंकि 50% प्राइमरी कंसोलिडेशन है, ये हमको पता है। तो परसेंटेज यू लेस देन इक्वल टू 60% के लिए कौन सा फॉर्मूला होता है? पाई बाय 4। अगर आप परसेंटेज में रखना है तो 50/100 का स्क्वायर। अगर सीधा फ्रैक्शन में रख के अपना काम आसान बनाना है तो पाई बाय 4 इंटू 0.5 स्क्वायर। अपना टाइम सेव करना है तो नाउ पाई बाय 4 इंटू 0.5 स्क्वायर 0.196, दिस कम्स आउट टू बी 0.196। तो यहां से आपके पास टीवी जो था, दिस ऑल्सो यू नो, ये भी आपके पास आ गया, टीवी भी आ गया। T50 भी पता है, आपने नोट किया है फ्रॉम द ग्राफ। T50 आपको पता है, डी पता है, टीवी पता है, सीवी निकल जाएगा सीधा। टीवी इज इक्वल टू सीवीटी बाई डी स्क्वायर वाला आपको फॉर्मूला लगाना, यहां से आपके पास सीवी कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन निकल जाएगा। तो अब हमने देख लिया कि कैसे कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन हम निकाल सकते हैं फॉर पर्टिकुलर जो भी, मतलब कैसे एक ऐसे ग्रांटेज लॉगरिथमिक ऑफ टाइम फिटिंग मेथड है, ठीक है। अब जो सेकंड मेथड है टेलर स्क्वायर रूट ऑफ टाइम फिटिंग मेथड, उससे भी हम सीवी निकाल लेंगे। तो सीवी तो निकल जाएगा आसानी से, ये हमको पता चल गया, सीवी निकल जाएगा। पर बात यहां पे ना खत्म नहीं होती, यहां से एक और कंफ्यूजन शुरू होगी। देखिए, सीवी तो हमने निकाल लिया, पर ये जो डायल गेज की रीडिंग थी, ये हर एक स्ट्रेस इंक्रीमेंट के लिए, हर एक 24 आवर्स के लिए हमने ली है। तो हर एक स्ट्रेस इंक्रीमेंट के लिए अलग अलग सीवी भी आएंगे, क्योंकि डायल गेज रीडिंग अलग अलग आएगी अलग अलग टाइम के ऊपर। तो अगर हमने 40 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर का स्ट्रेस इंक्रीमेंट किया हुआ है, देन रीडिंग्स विल बी डिफरेंट। अगर 80 का किया हुआ है, रीडिंग्स विल बी डिफरेंट। 200 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर का किया हुआ है, रीडिंग विल बी डिफरेंट। तो डिफरेंट डिफरेंट रीडिंग्स आ रही हैं फॉर डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेस इंक्रीमेंट। तो क्या करें? तो ये करें कि जो कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन सीवी है ना, इसका आप ग्राफ बना लीजिए विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रेस इंक्रीमेंट या इफेक्टिव स्ट्रेस, ठीक है, आप कुछ भी कह सकते हैं इसको, क्योंकि जो हम ऊपर से लगा रहे हैं दिस इज ऑफ कोर्स इफेक्टिव स्ट्रेस एक्टिंग एज इफेक्टिव स्ट्रेस। तो जो भी स्ट्रेस इंक्रीमेंट हो रहा है सिग्मा बार, उसके कॉरस्पॉन्डिंग आप सीवी का ग्राफ बना लीजिए। जिस भी पर्टिकुलर स्ट्रेस इंक्रीमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग आपने ग्राफ बनाया डायल गेज रीडिंग वर्सेस लॉग टी का, उससे आपने जो सीवी निकाला है उसको आप लिख दीजिए इस स्ट्रेस, मान लीजिए ये वाला स्ट्रेस इंक्रीमेंट था, उसके कॉरस्पॉन्डिंग ये सीवी आया, वो आपने यहां पे ऐसे लिख दिया। फिर कुछ और आया आपने कर दिया, फिर कुछ और आया आपने कर दिया। तो ऐसे आप देखेंगे कि सीवी और सिग्मा बार के बीच में एक ऐसा ग्राफ बन जाएगा। इस ग्राफ को अगर मैं सही तरीके से थोड़ा सा
सही तरीके से रिप्रेजेंट करूं कि कैसा बनता है, दिस इज समथिंग लाइक दिस, कि गिरता ज्यादा मतलब ज्यादा स्टीप है, और गिरने के बाद लोएस्ट पॉइंट आने के बाद इट काइंड ऑफ फ्लैटन्स राइट, थोड़ा सा उठता है मिनिमम आने के बाद, बट उसकी जो इंक्रीजिंग नेचर है इट काइंड ऑफ फ्लैटन्स, दिस कर्व काइंड ऑफ फ्लैटन्स। तो ऐसे आप डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स के लिए अलग अलग सीवी की वैल्यूज यू कैन प्लॉट विद रिस्पेक्ट टू इफेक्टिव स्ट्रेस। इफेक्टिव स्ट्रेस ऑफ कोर्स हम एक्स एक्सिस पे लेंगे, क्योंकि जो बेसिक चीज होती है जो हमको पता है दैट वी टेक ऑन एक्स एक्सिस, और जो चीज हमने निकाली है वो वाई एक्सिस पे लेते हैं। ये सिर्फ इसमें नहीं, जो भी हम ग्राफ्स प्लॉट करते हैं उसमें जनरली ऐसा ही होता है। जो हम बेसिक एक्स वाई का ग्राफ प्लॉट करते हैं उसमें एक्स हमको पता होता है और वाई वेरिएबल होता है, वाई हम पुट करते रहते हैं राइट। एक्स इज ऑल्सो वेरिएबल बट एक्स इज समथिंग दैट वी पुट, एंड वाई जो हम निकालते होते हैं फ्रॉम अ स्टैंडर्ड मैथ इक्वेशन, अगर मैं बात करूं तो यहां से आपकी जो भी आपको रिक्वायरमेंट है कि इस इफेक्टिव स्ट्रेस, इस स्ट्रेस इंक्रीमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग सीवी की कौन सी वैल्यू मैं अपनी इक्वेशन में यूज करूं जो फील्ड में मेरा लोड लग रहा है उसके लिए, दैट यू कैन सी फ्रॉम दिस ग्राफ। जो भी आपका सिग्मा बार है फील्ड पे जो भी लग रहा है वो आपने लेबोरेटरी में उसको सिमुलेट कर लिया, उसको सिमुलेट करके आपने कॉरस्पॉन्डिंग सीवी का ग्राफ बना लिया, ठीक है। अब जो भी इफेक्टिव स्ट्रेस आपको चाहिए होगी उसके कॉरस्पॉन्डिंग फ्रॉम दिस ग्राफ यू कैन सी व्हाट इज सीवी, कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी जो कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन है उसकी पहेली सुलझ गई कि उसको कैसे हम सॉल्व करते हैं राइट। इससे पहले जो पिछला लेक्चर था उसमें हमने देख लिया कि जो बाकी के कोएफिशिएंट्स थे उनको कैसे निकालना है, उसकी पहेली भी हमने सुलझा ली राइट। तो अब जो हमारा कंसोलिडेशन का चैप्टर है उसका जो हार्ड था वो हमने कर लिया, हालांकि उसका हार्ड तो अल्टीमेट कंसोलिडेशन सेटलमेंट ही निकालना है, पर उसके लिए जो कोएफिशिएंट्स चाहिए वो हमको पता नहीं लग सकते अगर हम कंसोलिडेशन का टेस्ट परफॉर्म ना करें। तो प्रैक्टिकली पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इसमें रिसेंटली अब क्वेश्चन पूछे जाने लग गए हैं, आईएएस मेंस में तो पहले ही पूछे जा रहे थे, बट गेट जैसे एग्जाम में नाउ दे हैव स्टार्टेड आस्किंग क्वेश्चंस फ्रॉम दिस अरीना आल्सो, ठीक है। अब मैं देखता हूं कि टाइम कितना रह गया, उस हिसाब से इसका जो अलग अगर अगला टॉपिक है दैट आई कैन सी कि वो आपको कराना है कि नहीं। तो टाइम जैसे कि मैं देख पा रहा हूं दैट it is approximately 40 minutes, so we wind up our lecture here itself. We'll meet in our next lecture. For this lecture we are done. Thank you very much.